हेलो स्टूडेंट्स, ये दिस इज द पार्ट सेकेंड वीडियो ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो है डिटर्मिनेंट का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन देखी थी, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देखा था, कैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। और आज जो है हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को हम आपको प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ बताएंगे वो प्रॉपर्टी है क्या, लिखेंगे भी नहीं। मैं आपको वो प्रॉपर्टी स्टेट कर दूंगा बोल के क्या प्रॉपर्टी है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा उस प्रॉपर्टी को क्लियर कर दूंगा कि कैसे उस प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे। तो जैसे मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो जैसे मैं पहली प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको आप सुनिएगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अब ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, मतलब चेंज नहीं होगी। कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें। ये कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट ये है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर आप इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर इस डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपको दूसरा डिटर्मिनेंट मिल गया डेल्टा 1, मैंने क्या किया, इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जो 1 2 3 था ये कॉलम बन गया, 1 2 3 4 5 6 ये दूसरा रो, ये दूसरा कॉलम हो गया, 4 5 6 7 8 9 ये जो तीसरा रो है, 7 8 9 ये कॉलम बन गया। तो क्या हुआ कि मैंने डिटर्मिनेंट जो हमको ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, इस डिटर्मिनेंट कुछ वैल्यू होगी, इसको एक्सपेंड करके निकाल लेंगे वो वैल्यू। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पिछली वीडियो में बताया गया था कैसे एक्सपेंड होता है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालूंगा और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालूंगा, तो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट के अगर रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। अब इसका अगर आप इसकी वैल्यू आप निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे डेल्टा वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू आप निकालना चाहें तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? रो के अराउंड कल आपको बताया गया था। मान लीजिए पहले रो के अराउंड इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें ये 1 है, बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स बची हुई है, उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है? 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6। इसके बाद पहले रो के अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये बताया गया था। इसके बाद -2 इंटू, तो 2 जिस रो और कॉलम में होगा आप उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा हुआ सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो बचा हुआ है 4 6 7 9, तो इसका डिटर्मिनेंट 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, ऐसा आ गया। और फिर ये प्लस माइनस, अब प्लस का नंबर है, ये अल्टरनेट क्रम पे ऐसे ही लेते हैं, फिर +3। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो जिस रो और कॉलम में ये है उसको छोड़ दीजिए, ये बच रहा है सब मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई है तो ये वही आएगा जो ये आएगा रिजल्ट। तो 9 5 45, 45
माइनस 8 6 48 माइनस 2 इंटू 9 4 36 और माइनस 42 प्लस 3 4 8 32 माइनस 35। ये कितना जाएगा 45 माइनस 48, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे 36 माइनस 42 है तो अंदर आएगा माइनस 6, इसकी वैल्यू माइनस 6 होगी। माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी प्लस 12 कर दूँगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। और ये 32 माइनस 35 है तो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 9। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू ये टोटल 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट जो डेल्टा आया है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 माइनस 9 तो ये सही है, 0 आ गया। अब जरा डेल्टा 1 का एक्सप्रेशन करते हैं। देखिए डेल्टा 1 क्या आता है, जब रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये जो आया है ये कैसे निकालेंगे, 1 इंटू तो समझ गए होंगे, 1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। 9 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 8, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8 फिर माइनस 4, पहले रो के नाम कर रहे हैं, माइनस 4 इंटू माइनस 4। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो 2 9 जा माइनस 3 8 जा, 2 9 जा 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू प्लस 7 इंटू, तो 7 इंटू ये क्या है 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, 9 5 का 45 माइनस 48, ये तो माइनस 3 आ जाएगा इसी है। और यहाँ पर 9 2 जा 18 और यहाँ पे है माइनस 3 8 जा माइनस 20, 2 9 जा 18 माइनस 24 माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20, इतना हो गया। अब इसको देख लें, 2 6 जा 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 यानी माइनस 3, माइनस 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20 में, तो माइनस 3 माइनस 21 माइनस 24 प्लस 24 इक्वल टू क्या है 0। हम देखें डेल्टा 1 की वैल्यू 0 और डेल्टा की वैल्यू 0, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आया डेल्टा 1। तो अब समझ में आ गया कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का यूज मैट्रिक्स में भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। यानी ये रिजल्ट हम मैट्रिक्स पर एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हर डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। ये बताया था सर, एवरी डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लें तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा सेम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स तो इंटरचेंज हो जाता है, मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। जो मैट्रिक्स आती है उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मैट्रिक्स थी। तो ये दोनों का लेकिन डिटर्मिनेंट वही रहेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी स्टेट करता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी आपने नोट कर लिया। नोट क्या करना है मैं बोला हूँ, आप समझ गए होंगे और मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। चलिए ये बात हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हो गई थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस।
ये कह रहा है कि इफ एनी टू रोज या फिर कहे कॉलम, जो चीज रोज के साथ हो सकती है वही चीज कॉलम के साथ। इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट interchange then sign of the determinant या sign of the determinant changes। इसका मतलब समझिए, अगर मैं किसी डिटरमिनेंट में किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, जैसे ये जो दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी डिटरमिनेंट, जैसे ये डिटरमिनेंट है, मैं 1 2 -1 2 -1 3 5 4 ऐसा लेंगे, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप किसी रो और कॉलम को किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज करें या फिर किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करें, तो डिटरमिनेंट जो आया था उसकी साइन बदल जाती है। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब, अगर जैसे मान लीजिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू +5 है, तो आप अगर इसके रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर देंगे तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 हो जाएगी। मतलब केवल साइन चेंज होगा और उसका मॉडुलस सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? केवल साइन चेंज होगा, ताकि उसकी क्वांटिटी जो रहेगी, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू, वो दोनों सेम रहेगी। क्या कहा जा रहा है इसमें? अब जैसे मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसको एक्सपेंड कर देंगे, 1 इंटू इस रो के नाम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 इंटू आप इस रो और कॉलम को भूल जाइए, ये आ जाएगा -1 इंटू 2 -4 इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस आएगा, -2 इंटू इस रो और इस कॉलम को भूलिए, बाकी जो बचा हुआ है 2 इंटू 2 -5 इंटू 2 इंटू 2 -5 इंटू, और फिर प्लस -1 इंटू इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए, 2 इंटू 4 -2 इंटू 4 -4 इंटू 5 इंटू -1 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा -2 और -12 और 3 -2 -12 -14, यहाँ पर 2 2 जा 4 -15, 2 2 जा 4 -15 -11 हो जाएगा, -11 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +22 और यहाँ पर ये -1 है, तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे 5 इंटू -1, तो ये -5 और यहाँ पे माइनस है तो +5 हो जाएगा, 8 + 5 13 और -1 से मल्टीप्लाई हो तो -30। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो -30 -14 -27 +22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगी? -5। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -5। अब अगर आप कोई भी रो किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर दें, मान लीजिए हमने R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो ये नया जो है डिटरमिनेंट Δ1 इक्वल टू ये बन जाएगा 5 4 2 2 -1 3 1 2 -1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देख लीजिए, रो और मैंने दो रो को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही दो कॉलम को भी इंटरचेंज किया जा सकता है, तो किसी दो रो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमको, 5 इंटू पहले रो के नाम इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 इंटू -1 इंटू -1 यानी 1 हो जाएगा, ये -1, तो इसकी वैल्यू
-1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, इसके बाद प्लस, फिर माइनस का नंबर -4, इसको इस कारण को छोड़िए, 2 इंटू -1 इंटू 3, 2 इंटू -1 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू इस रो और कॉलम को छोड़िए, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, ये क्या मिलेगा, ये माइनस इंटू -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -6, तो -6 और +1 -5 हो जाएगा, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करके -20, यहाँ पर ये -2 है और ये -3 है, -2 और -3, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +20, और इसको देखिए 2 2 जा 4, और ये -1 और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 2 जा 10, तो +10 हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये आया क्या, -25 + 30, दिस इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 है, और जब मैंने पहले रो को तीसरे रो से इंटरचेंज किया तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी साइन बदल गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, पहले -5 था, अब इसकी साइन बदल गई, ये +5 हो गया। तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट, या ये कहें कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करेंगे, या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट की साइन बदल जाएगी, मतलब उसके पहले जो वैल्यू था अब उसी का जस्ट अपोजिट साइन वाला वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं -5 मिला था, अब 5 मिलने लगा। ये है हमारी डिटर्मिनेंट की दूसरी प्रॉपर्टी, यानी किसी रो में इंटरचेंज करेंगे तो केवल आपको साइन बदल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं दोबारा किसी को इंटरचेंज कर देता हूँ, दोबारा फिर से किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये वैल्यू जो +5 है ये फिर से -5 हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ रहे हो, तो हम जितनी बार इंटरचेंज करते जाएंगे उतनी बार उसकी वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है उसका साइन जो है चेंज होता जाएगा। ये समझ में आया, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रोज आर कॉलम, जहाँ रो होगा वहाँ कॉलम भी हम लोग लिख सकते हैं। इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब क्या है, अगर किसी डिटर्मिनेंट, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट ये कहता है कि एनी 2 रोज आर एनी 2 कॉलम, इफ एनी 2 रोज, तो ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि इफ एनी 2 रोज या फिर कॉलम, या तो 2 रोज की बात करें या 2 कॉलम की बात, जहाँ मैं रोज कहूँगा वहाँ कॉलम, मतलब कॉलम में भी यही चीज़ हो सकती है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर किसी डिटर्मिनेंट की आपके 2 रोज या 2 कॉलम सेम दिखें, तो तुरंत उसकी वैल्यू, उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको इवेलुएट या एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, ये प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ जिसमें 2 रोज को सेम कर दे रहा हूँ, एक ले लिया, जैसे 1 2 3 4 2 -1। अब ये जो 1 2 3 है मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 2 3। देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में पहला रो और तीसरा रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ऐसे ही कॉलम के साथ हो सकता है, मैं 2 कॉलम को एक ही आइडेंटिकल ले सकता हूँ। ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या है कि 0 है। तो एक्सपेंड करके देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक्सपेंड करना होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले रो के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस इज 1 इंटू 2 3 या 6 माइनस 2 इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है।
उसके बाद फिर प्लस के बाद माइनस नंबर आता है 2 इंटू, अब आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 ये माइनस 1 आएगा और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस 1 आएगा, लिख दीजिए। आगे प्लस 3 इंटू, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, 4 टू जा 8 माइनस 1 टू जा, देखिए क्या हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, तो इट इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 टू जा माइनस 26, ये माइनस 26 हो गया, और यहाँ देखिए 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6, और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 प्लस 18, क्या आया 8 माइनस 26 प्लस 18, तो 18 प्लस 8 26 माइनस 26, दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो डिटरमिनेंट समझ में आया कि अगर डिटरमिनेंट में कहीं भी आपको 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखेंगे तो तुरंत उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए। ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब आइए चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट इज, ये कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या फिर कॉलम, जहाँ रो की बात होगी वहाँ कॉलम उसके साथ लगा रहेगा, तो रो और ए कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो का मतलब रो का प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। मतलब क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को आप किसी रियल नंबर या किसी स्केलर जिसको कहते हैं किसी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू रही होगी वह भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड होके या उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई होके वैल्यू दे देगा। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है मेरे पास, और ये डिटरमिनेंट है 1 2 ले लिया, यहाँ पे 3 -2 3 5 4 6 7, सपोज दैट ये एक मेरे पास डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये चौथी प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी रो या किसी कॉलम में किसी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट मतलब कोई रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस डिटरमिनेंट की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, मतलब इसको आप जब सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू निकालेंगे वह वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो नया डिटरमिनेंट बनेगा। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, मान लीजिए हम पहले दूसरे वाले रो में इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया डिटरमिनेंट हो जाएगा जिसको डेल्टा 1 कहते हैं, और ये हो जाएगा 1 2 3। अब मैंने इस रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, नया डिटरमिनेंट यहाँ -4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 2 4 जाए ये 8 हो गया, सॉरी ये वही है, इसमें नहीं मल्टीप्लाई किया, 4 6 7। तो ये देखिए हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट में एक रो में क्या किया, एक कांस्टेंट क्या था 2, ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी 2, मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया डिटरमिनेंट मिल गया, डेल्टा 1 मिल गया। अब हम कह रहे हैं इसकी जो वैल्यू आएगी, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू भी इसी 2 से मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो दिस इज 1 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 3 जा 21 -6 5 जा 30, इतना हो गया। और फिर प्लस माइनस -2 इंटू, ये रो कॉलम छूटेगा, -2 इंटू 7 -14 -4 इंटू 5 -20, और +3 इंटू, तो ये रो और कॉलम को छोड़िए, -2 इंटू 6 -12 -4 इंटू 3, ये भी -2, इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू 21 -30 यानी -9 -14 -20, तो ये हो जाएगा -34। -34 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 34 था तो ये हो जाएगा 68,
प्लस 68, क्योंकि ये था -34 मल्टीप्लाई में -2 प्लस 68, और यहाँ पर -12 माइनस 24, -24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 या -72। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -72 और -9 -81 प्लस 68, दिस इज इक्वल टू -81, 68 माइनस कर दीजिए, 11 माइनस 8 3, और ये -13 आ गया। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? -13 आ गई। जरा अब जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया था दूसरे वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो नया डिटरमिनेंट डेल्टा 1 बन गया था। डेल्टा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करें कि डेल्टा 1 क्या है। डेल्टा 1 इक्वल टू पहले ही रो के अराउंड स्प्लिट कर रहे हैं 1 इंटू 6 इंटू 7 यानी 42 माइनस 6 इंटू 10 60 -2 फिर +1 -2 मल्टीप्लाई बाई -4 इंटू 7 यानी -28 और -4 इंटू 10 -40 प्लस 3 इंटू -4 इंटू 6 -24 -4 इंटू 6 -24। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। 42 माइनस 60 तो ये हो जाएगा आपका 18 -18, और यहाँ पर -28 है -40 है तो -28 माइनस 40 -68 हो जाएगा। -68 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाएगा, और 68 टू जा 136 -68, और इसको देखिए -24 -48 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 8 जा 24 3 4 जा 12 +2 -144। तो कितना मिला ये? -18 और 136 है और ये -144 तो ये आ जाएगा -8 -18 और -8 कितना आ गया? -26 आ गया। तो अब देखिए डेल्टा की वैल्यू -13 थी और जब दूसरे रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया जो है डिटरमिनेंट आया है एक्चुअली ये भी 2 से मल्टीप्लाई होके ही आया। पुराना जो हमारा डिटरमिनेंट था वो -13 था तो -13 में 2 से क्या वो मल्टीप्लाई हो गया। तो यही है हमारी प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाती है। ये है मेरा, जैसे ये यही एग्जांपल है, आपके सामने एग्जांपल है। तो ये है मेरा चौथा जो है, ये चौथी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते समय जैसे मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतने ही टाइम्स आगे बढ़ जाएगी, उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को अनचेंज मतलब ये चेंज ना हो तो आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को तो उस पूरे डिटरमिनेंट में आप उसी नंबर से डिवाइड भी कर दीजिए। क्योंकि डिवाइड इसलिए कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाती है। तो हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी? नहीं बढ़ेगी, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए इसी में ये जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और अगर इसी में 2 से डिवाइड भी कर देते बाहर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये 1/2 करके बाहर रहता है, ये 2 से कैंसिल -13 यानी चेंज नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का जब भी यूज करेंगे हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में इस बात का ध्यान रखेंगे
जब भी कोई रो या कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी कांस्टेंट से हम डिवाइड भी कर देंगे ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन चलता रहता है। ऊपर से आप लगाते जाएंगे प्रॉपर्टी मान लीजिए तो इक्वल साइन करके डिटरमिनेंट नीचे इक्वल चलता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट इक्वल नहीं रहेगा, वो तो इतने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसलिए हम उसी से डिवाइड कर देंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या फिर कॉलम, भाई जहाँ जहाँ रो होगा वहाँ ये कॉलम में भी चल सकता है, ठीक है। इफ सम या फिर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो, ये किसी रो के कुछ एलिमेंट या फिर सभी एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू। अब सम ऑफ टू का मतलब होता है जैसे मान लो ऐसे कोई एक नंबर 6 है तो 6 को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 3 या फिर 4 + 2 ऐसे, तो इसको अभी बताते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये पहले आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। इफ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो आर ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 आर मोर देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। देखिए इसको हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है डेल्टा स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट कुछ ऐसे लिखा हुआ है A1 + A2, यहाँ पे लिखा मैंने B1 और C, या B और C लिखकर इसको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अलग अलग लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा B1 + B2 G and H, यहाँ पे लिख दें C1 + C2, यहाँ पे लिख दें कुछ और I and J। यह एक डिटरमिनेंट है जिसमें इसका पहला कॉलम जो है, पहले कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 नंबर के सम के रूप में लिखा हुआ है, यानी 2 टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है। अगर ऐसा डिटरमिनेंट है, ये चाहे कॉलम में हो चाहे रो में हो, रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अब ये अगर यही डिटरमिनेंट है आपका, तो डिटरमिनेंट पहली प्रॉपर्टी अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो रो और कॉलम पे इंटरचेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो अगर कॉलम में है अभी हम इसको रो और कॉलम इंटर पहली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो यही आपका रो में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो 2 टर्म के सम के रूप में उसका प्रत्येक एलिमेंट हो तो ये 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब कैसे ब्रेक होगा, जैसे दिस इज इक्वल टू, इसमें से ये जो आपको A1 B1 और C1 दिख रहा है ये डिटरमिनेंट में ये हो जाएगा A1 B1 C1, बाकी ये ऐसे ही रहेगा B, ये सब उसी के साथ रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे, ये ऐसे ही दोनों डिटरमिनेंट में पड़े रहेंगे B C G H I J। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है टर्म स्प्लिट होने के बाद A2 B2 और C2, दूसरे वाले डिटरमिनेंट में ये आ जाएंगे A2 B2 एंड C, और यहाँ पर B G I C H J। देखिए एक डिटरमिनेंट ऐसा है, ये अकेला डिटरमिनेंट है, इसका ये जो कॉलम है ये 2 टर्म का सम है। ये रो में भी ऐसे हो सकता है, ये रो में भी इस तरीके से A1 + A2 B1 + B2 C1 + C2, और बाकी यहाँ पर B G I ऐसे हो सकता है, C H J इस तरीके से भी हो सकता है। अब भी डिटरमिनेंट 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यही है आपकी जो है 5वीं प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्वेश्चन जब हमको कोई प्रूव करना होता है, ज़्यादातर एक्सप्रेशन कोई प्रूव करना होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, तो इस रिजल्ट का यूज अगर कहीं होगा तो हम करेंगे, ठीक है। ये है 5वीं प्रॉपर्टी। इसके बाद सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है ये
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज करते रहेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट में। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो होगा, अगर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन याद होगा तो उसका जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था ये सेम वैसा है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसमें कहा जा रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट या फिर कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडेड, यानी किसी रो में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक डिटर्मिनेंट लिख दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए 1 नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 2 -1 3, यह एक डिटर्मिनेंट है, ठीक। मान लीजिए आप इसके किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में, कोई रो है इसका प्रत्येक एलिमेंट R1 ले लिया, R1 जो है किसी दूसरे रो में, कोई दूसरा रो है मान लीजिए R2 आपने ले लिया, R1 के प्रत्येक एलिमेंट को, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को R2 के किसी एलिमेंट R2 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो R1 + 2 × R2। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में हम लगा रहे थे, ये उसी की तरीके से एकदम सेम है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे डिटर्मिनेंट के किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दे, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, अनचेंज, मतलब कोई चेंज उसमें नहीं होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे R1 + 2 × R2, तो जो नया डिटर्मिनेंट आया Δ1 = ये क्या आ गया R1 + 2 × R2, तो दूसरे रो में हमने क्या मल्टीप्लाई किया 2 से, प्रत्येक एलिमेंट 2 से, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई होते ऐड होगा, नहीं, इसीलिए लिखा हुआ है इक्वी मल्टीपल्स इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो प्रत्येक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी जिससे ऐड होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरीके से। तो R1 + 2 × R2, तो ये ऐसे लिख दिया गया 1 + 2 × 4, इस तरीके से 2 + 2 × 5 और 3 + 2 × 6। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे और ये ऐसे 4 5 6 2 -1 3, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होगी, दोनों सेम रहेगा। डेल्टा = Δ1, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और बहुत अच्छा, ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं ये दोनों सेम क्यों रहेगा, क्योंकि अगर अभी इसके पहले की जो प्रॉपर्टी थी, अगर आप इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में, एक डिटर्मिनेंट आपका पहला वाला टर्म 1 2 3 4 5 6 2 -1 3 जैसा मिल जाएगा, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा वो 2 × 4 2 × 5 2 × 6 ऐसे मिलेगा, और 4 5 6 और ये है 2 -1 3 इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई है, तो इस 2 को हम डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं वो मैट्रिक्स की तरह सारे एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्केलर डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं वो प्रत्येक रो या प्रत्येक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाए, जैसा कि मैट्रिक्स में होता था। मैट्रिक्स जैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब ये चीज़ 2 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर 4 5 6 4 5 6 2 रो आइडेंटिकल मिल जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स पर अगर आपने थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया,
तो नई मैट्रिक्स बन जाएगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो नई मैट्रिक्स आती है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कही जाती है। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होगा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, क्योंकि यही ऑपरेशन आप, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट यही है। डिटर्मिनेंट कहा जा रहा है कि अगर ये बात किया जाए, ये वाली बात हो, यानी थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसा अगर कोई काम करें आप, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस तरीके से हम मैट्रिक्स में भी यही बात कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को, कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलती जाएगी वो मैट्रिक्स, जितने भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेंगे सबका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा, बदलेगा नहीं। अब ये बात हो गई, हमने 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की पढ़ लिया है, तो सारी प्रॉपर्टी हो गई है। इन सब प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। लेकिन अब कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट की पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, यानी बिना एक्सपेंड किए हुए यानी उसकी प्रॉपर्टी का तब आप यूज करेंगे जो 6 प्रॉपर्टी बताई गई है, यही 6 प्रॉपर्टी यूज करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन आसान होते हैं। अब आपको हम माइनस और कोफैक्टर्स बता देते हैं। किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है। माइनस और कोफैक्टर, जैसे मैं 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट माइनस, तो ये माइनस की बात कर लेते हैं, एंड कोफैक्टर, लेकिन माइनस एंड कोफैक्टर। सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1 2 -3 4 5 1 2 3 कुछ भी ले 5 2, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करने जा रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का माइनस निकालेगा। माइनस क्या, जैसे माइनस, जैसे मान लीजिए 1 का माइनस, हर एलिमेंट का माइनस नहीं है, मैं आपको 1 का माइनस बताने जा रहा हूँ। 1 का माइनस क्या, डिटर्मिनेंट, तो माइनर ऑफ 1, इसको डिनोट करते हैं m1 से, क्योंकि ये कौन से पोजीशन पे है ये एलिमेंट, A11, इस वाले पोजीशन पे है, इसका माइनर भी डिनोट होगा m11 से, एंड इट इज डिफाइंड एज माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीटिंग मतलब छोड़ दीजिए, जो सब मैट्रिक्स मिलेगी उसी का डिटर्मिनेंट ही A11 का माइनर डिफाइन होगा। बात समझ में? तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, अगर जनरल तरीके से कहें कि कोई अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका कोई हम एलिमेंट Aij लें, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट Aij लें, क्या लेंगे, Aij, तो इसका जो माइनर होगा, यानी माइनर ऑफ Aij डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज नोटेड बाई Mij, एंड इसको क्या कर सकते हैं कि इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कह सकते हैं कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स लिविंग ith रो एंड jth कॉलम, यानी किसी मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम अगर हम छोड़ देंगे, अगर किसी एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है, तो वो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उस रो और कॉलम को छोड़ के जो सब मैट्रिक्स मिलेगी उसी का डिटर्मिनेंट ही उसका क्या होना जाएगा, माइनर होना जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ है डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज लीविंग द रो एंड कॉलम इन विच
दैट एलिमेंट लाइज, उस रो और कॉलम को छोड़कर जिसमें वो एलिमेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, उसको छोड़कर जो डिटर्मिनेंट जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसी का डिटर्मिनेंट ही उसका क्या होता है, माइनर्स होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं हर एलिमेंट का माइनर निकाल के दिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं इसको देखिए, बहुत आसान है निकालना। जैसे मान लीजिए 1 का माइनर निकालना है, किसका निकालना है, 1 का। तो 1 कौन से पोजीशन पे है, 1 1 पहले रो और पहले कॉलम में है, तो आपको पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, जो सब मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट भी उसका माइनर होगा। तो माइनर ऑफ 1 दैट इज M11, इसको डिनोट करते हैं M11 से। और ये होगा क्या, तो आप फर्स्ट रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसी का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 1 3 5, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, 5 5 या 25 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 दिस इज 20। इसी तरीके से M12 का मतलब होता है कि जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर एलिमेंट है उसका माइनस। तो M12 निकाल लेंगे, M12 कैसे निकलेगा, M12 इज डिफाइंड एज द फर्स्ट रो लीविंग द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, पहला रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, जो बची हुई सब मैट्रिक्स है, जो बचा हुआ डेटा है उससे जो सब मैट्रिक्स बन रही है उसका डिटर्मिनेंट। तो इट इज डिफाइंड एज 4 1 2 5। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 5 या 20 माइनस 2, यह आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही M13 इट इज, ये क्या होगा, अब आपको क्या करना है, पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है, जो बचा हुआ, ये जो बचा हुआ है यही क्या हो जाएगा बेटा, तो दिस इज इसी का डिटर्मिनेंट ही माइनर हो जाएगा 2 3। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो कैसे एक्सपेंड कर देंगे, 4 3 या 12 माइनस 10, ये क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऐसे ही अगर मान लीजिए, अब मैं एग्जाम्पल सारे सबका निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की ओर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, M21 निकालना है। M21 निकालना है तो दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम इसको छोड़ दीजिए, तो दूसरा रो छूट जाएगा, पहला कॉलम छूट जाएगा, जो बचा हुआ सब मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट। तो बचा क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3 3 एंड 5, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 5 या 10 10 माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 9। ऐसे ही M22 निकालेंगे, M22, तो M22 क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छूट जाएगा, तो जो बचेगा उसी का डिटर्मिनेंट लेना है। तो बचा क्या है, 1 3 2 5, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 5 या 5 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही M23 निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए M23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, इसको छोड़ दीजिए, तो ये और ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, 1 2 2 3, तो बचेगा उसको 1 2 2, तो इसका डिटर्मिनेंट 3 माइनस 4 माइनस 1। M31 निकालेंगे, M31 तो आपको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, जो बचेगा उसी का डिटर्मिनेंट बच रहा है क्या, 2 माइनस 3 5 1, दिस इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 15, तो प्लस 15 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 70। ऐसे ही M32 में थर्ड रो और दूसरा कॉलम छूटेगा, थर्ड रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है उसी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो बचेगा क्या, 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 3, तो ये है आपका 1 माइनस 3 और 4 और 1, दिस इज 1 प्लस 12 13, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बीच में माइनस और 4 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12। ऐसे ही हम 3 निकाल लेंगे,
M33 M33 कैसे निकल के आएगा? M33 निकालने के लिए आपको थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, आ जाएगा 1 × 5 माइनस 8 1 2 4 5 तो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का मैंने आपको माइनर निकाल के दिखाया। तो मेरे ख्याल से आपको माइनर निकालना अब आ गया होगा कि माइनर कैसे डिफाइंड होता है। तो किसी एलिमेंट का माइनर कैसे डिफाइंड होता है, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़कर बाकी जो बची हुई सब मैट्रिक्स है उसी का डिटरमिनेंट ही उसका क्या होता है, माइनर होता है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब माइनर डिफाइंड हो गया, तो आइए अब को फैक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं। डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का को फैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। माइनर्स आपने देख ही लिया कि अब देखिए कोफैक्टर कैसे डिफाइन होता है। माइनर कैसे डिफाइन होता है? माइनर किसी एलिमेंट ए आई जे का, यानी माइनर ऑफ ए आई जे इक्वल टू जब आई जे डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स obtained by leaving ith row and jth column, ith row and jth column। अगर आप किसी का डिटरमिनेंट का सब मैट्रिक्स आप निकाल रहे हैं, सॉरी किसी का माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर क्या होगा? किसी एलिमेंट ए आई जे का आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को छोड़कर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसी का डिटरमिनेंट ही क्या होता है? माइनर होता है। एंड कोफैक्टर, आगे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, किसी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर इज डिफाइंड एज एंड इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए आई जे या सी आई जे से भी डिनोट करते हैं, कई जगह सी आई जे से भी, मैक्सिमम टाइम हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए आई जे ये क्या डिनोट करता है? ये आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर डिनोट करता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है? -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई। तो किसी एलिमेंट का कोफैक्टर, किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट आई जे का जो कोफैक्टर होता है उसको ए आई जे से डिनोट करते हैं। और उसकी वैल्यू कैसे आती है? जो आपने माइनर्स निकाला हुआ है उसको, मतलब साइन वैल्यू, उसको आप अभी तक तो हम लोग केवल ऐसे ही निकाल दिया था। अब एम आई जे के सामने प्लस या माइनस साइन लगेगा अकॉर्डिंग टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अगर ये आई प्लस जे मिला के अगर इवन नंबर होगा तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आई प्लस जे ऑड होगा तो -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर -1 देता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोफैक्टर डिफाइन होता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक 3 आर्डर का मैट्रिक्स, सॉरी 3 आर्डर का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, डेल्टा इज 1 से नहीं स्टार्ट करें 2, वो नहीं तो आप कहेंगे हर चीज़ 1 से स्टार्ट करें, सब 1 से मेरे लिए आसान हो जाता है। 3 5 7 8 2 9, मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है मेरे पास 2 4 3 3 5 7 8 2 9। अगर मान लीजिए मुझको 4 का अपने मन से, तो नहीं 7 ले लेते हैं। 7 का हमको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है।
यानी हमको 7 का कोफैक्टर निकालना है। तो 7 कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी सेकेंड रो आपको निकालना है, सेकेंड रो A to 3 निकालना है। क्या निकालना है, A to 3। A to 3 इज डिफाइंड एज -1 की पावर 2 + 3, ऐसा भाई। ये तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम है ना ये, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मुझे 7 का ही निकालना है कोफैक्टर। तो क्या करेंगे, जिस पोजीशन में एलिमेंट है आप वही A to 3 लीजिए, A to 3। तो इट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है -1 की पावर i + j, -1 की पावर 2 + 3, ऐसा हो जाएगा 2 + 3 इंटू क्या होगा यहाँ पर m23 ij। ये क्या है, माइनर ऑफ 2 3 पोजीशन पर बैठे हुए एलिमेंट का वो माइनर है। तो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर कितना 5 इंटू m23। m23 क्या होता है, माइनर होता है। तो इसका मतलब अभी बताया था, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो आपको दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसी का डिटरमिनेंट बच क्या रहा है 2 4 8 और इसका डिटरमिनेंट। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 5, -1 का पावर अगर कोई ऑड नंबर होगा तो वो नेगेटिव आता है। दिस इज -1 हो जाएगा इंटू 2 2 जा 4 -32, 4 -32। ये मान लीजिए माइनस आपका 28 हो जाएगा, -28 -1 से मल्टीप्लाई होकर 28। तो यही आपका क्या है, A to 3 है। तो दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ 2 3th एलिमेंट। 2 3th एलिमेंट दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है 7 है, तो 7 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, माइनस बताया है, कोफैक्टर बताया है। अब बात कर लेते हैं दो और टर्म है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि डिटरमिनेंट की सहायता से, एक्चुअली डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जो स्टडी किया गया, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये जो स्टडी करने के लिए इसकी जो खोज हुई, इस पर जो रिसर्च हुआ, एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि इक्वेशन सॉल्व करना। तो इक्वेशन को सॉल्व, सोल्यूशन ढूंढा गया कि कौन कौन से मेथड मैट्रिक्स से बहुत बड़े बड़े ज्योमेट्रिक, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत बड़े बड़े इक्वेशन को हम लोग हैंडल कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। अगर मैट्रिक्स अगर ना हो तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो बड़ा जो इक्वेशन है, बहुत सारे कर्व जो इक्वेशन है, वे सभी इतने बड़े बड़े इक्वेशन होंगे कि उनको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो आप मैट्रिक्स की मदद से वो बड़े बड़े इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। मैट्रिक्स की मदद से ही हम लोग एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं, एक्सिस को किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के आगे बहुत सारा यूजफुल, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए मैट्रिक्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये तो समझ गए कोफैक्टर और माइनर। अब मैं आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता देता हूँ तो क्या होता है। ये इसके पहले भी बताया जा सकता था, लेकिन चूंकि डिटरमिनेंट आपको नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफिनेशन नहीं बताई गई थी। क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो होगा वो डिटरमिनेंट, उसमें डिटरमिनेंट इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, डिटरमिनेंट। अब आपको समझ में आएगा सर डिटरमिनेंट तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही था, तो बिल्कुल है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलरिटी का जो टर्म है ये भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो लिखें, डिफिनेशन लिखें। A square matrix A is said to be singular
इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिंगुलर मैट्रिक्स करेंगे जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो 0, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है और हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक नंबर से जाके अटैच होता है फंक्शन के द्वारा, जिसको आप कहते हैं कि डिटर्मिनेंट है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वे सारे मैट्रिक्स क्या बोले जाते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोले जाते हैं। अदरवाइज यहीं पर आगे, अदरवाइज नॉन सिंगुलर, मतलब पूरी डिफिनेशन ये है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर कहेंगे, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। यानी अगर 0 नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन हो गई है। अब नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्यों नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा गया, ये आप जब आप हायर क्लास में स्टडी करने जाएंगे मैट्रिक्स में, जब आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलता है। किससे निकलता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे बेस पढ़ते हैं, बेसिस पढ़ते हैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही अटैच्ड क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 1:1 है, कैसा है, 1:1 मैप है, 1:1 मैप है, तो आप जानते हैं 1:1 मैप का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पढ़े हैं, उसी मैप का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो 1:1 होता है। तो अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1:1 है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई जो मैट्रिक्स होती है उसी मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो चूंकि 1:1 मैप का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस अब यहाँ पर भी ऐसी, मतलब यहाँ पे तो उससे रिलेटेड नहीं है, ये हाई क्लास में। तो हमको क्या करना है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आपके लिए एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लोग वेरीफाई करेंगे। रिजल्ट ये है, मैं यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। तो हमने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझा दिया। अब देखिए अभी तक है, जैसे मान लीजिए हमको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, A = 2 3 4 -1 2 1 2 या 3 4 5, ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं आपको इस मैट्रिक्स का एक्चुअली में मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि एडजॉइंट, इसको ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे भी कहें, क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, इसका निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक। तो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले माइनर और कोफैक्टर निकालना बताया, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सीधा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सभी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे मिलता है, बताया गया था कि Aij इज डिफाइंड एज कुछ इस तरीके से -1 की पावर i + j × Mij, ऐसे डिफाइंड है।
तो ये प्लस माइनस वन की पावर आई प्लस जे हम समझ जाएंगे कौन से पोजीशन पे है आई एन जे, ये हो जाएगा, इसकी पावर लगाएंगे प्लस माइनस करके ये मिलेगा। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। कैसे निकालें, तो ये मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल ले लिया, इस मैट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। तो पहली चीज सबसे पहले छोड़ो, पहले कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर हर एलिमेंट का पहले A11 निकालना है। A11 का मतलब क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इनटू क्या होगा M11 होगा, तो ये -1 की पावर 1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो कुछ नहीं ये M11 ही हो जाएगा। तो M11 कैसे निकलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी उसका डिटरमिनेंट, दिस इज इक्वल टू 2 × 5 -4 × 1, तो ये हो जाएगा 5 × 10 -4 10 - 4 6 हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। इसी तरीके से A12 निकाल लें, A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 ऐसे डिफाइंड है। -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 हो जाएगा। -1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज -M12। अब माइनस बाहर लगा हुआ M12 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, -1 × -1 × 5 -1 × 5 माइनस 3 × 1 3 × इट इज इक्वल टू -5 - 3 -5 - 3 मिला के हो जाएगा -8, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऐसे ही A13 निकालें, A13 क्या मिलेगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो ये -1 की पावर 1 + 3, ये अगेन 4 -1 की पावर 4 इवन नंबर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा M13। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस करके ऐसे ही चलता रहता है। तो कई बार बच्चे -1 की पावर आई प्लस जे करके याद रखते हैं, और कई बार ऐसे प्लस माइनस, यहाँ प्लस स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस ऐसे ही सब याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है, अल्टरनेट करना। तो ये M13 हो गया। M13 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए, जो बचा है उसी का डिटरमिनेंट, ये आएगा क्या, -4 -3 × 6 यानी -10। A21 निकालिए, A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 यानी -1 की पावर फिर से 3 हो जाएगा नेगेटिव, -M21। दूसरा रो पहला कॉलम छोड़िए, 3 × 5 = 15 - 16 15 - 16, तो ये -1 आएगा, इसके सामने -1 है क्योंकि -1 की पावर 3, तो यहाँ पर -1 आएगा, माइनस ये हो जाएगा +1। ठीक है, A22 यानी -1 की पावर 2 + 2 M2, तो ये हो गया -1 की पावर 4 यानी 1 M22 ही होगा। M22 की वैल्यू सेकेंड सेकेंड कॉलम छोड़िए, ये कॉलम छोड़िए, जो बचा है 2 × 5 = 10 -3 × 4 = 12 10 2 × 5 = 10 -12, ये आपका -2 आ गया। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, तो -1 की पावर 2 + 3 ये 5 हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा ये क्योंकि इवन ऑड हो गया है ये, तो इट इज इक्वल टू -M23 यानी माइनस बाहर M23
सेकेंड रो थर्ड कॉलम छूटेगा, तो 4 2 जा 8 -9, 8 - 9, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है तो 1 हो जाएगा। अब A31 निकाल लीजिए, A31, तो दिस इज -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा M31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 - 8, यह आ जाएगा 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना है आपको, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है आपको, 3 - 8 यानी -5। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, तो -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव यानी -M32, माइनस बाहर M32 की वैल्यू, M थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़िए, 2 1 जा 2 -1 × 4, 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 × 4 है, तो प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 यानी -6। ऐसे ही A32 निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल देते हैं। A32 इज डिफाइंड एज -1 की पावर, सॉरी A32 निकाला है, A33 -1 की पावर 3 + 3 × M33, ये तो इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा तो M33 की वैल्यू थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 -1 × 3 तो +3, ये आ गया 6। ये हमने क्या निकाल दिया, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। अब अगर इन्हीं कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाई जाए, सारे कोफैक्टर से, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से, या सारे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे इसके कोफैक्टर से, तो उसको इस मैट्रिक्स A का कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया है, तो मुझे अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, क्या कैसे मिलेगा? ये जो सभी कोफैक्टर्स हैं, इन्हीं कोफैक्टर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है। तो A11 की जगह क्या हो जाएगा 6, क्योंकि उसका कोफैक्टर क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से 6 हो गया, फिर A12 8 है, फिर -10 है, इसके बाद 1 है, A21 1 है, A22 कितना है -2, A23 कितना है 1, A31 कितना है -5, A32 कितना है -6। देखिए कैलकुलेशन, ये चूंकि वीडियो बन रहा है तो कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक अगर हुआ हो, काफ़ी देर से ये वीडियो चल रहा है हमारा, तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक न हो। तो ये आ गया मेरा A32 -6 है, A33 कितना है 7, इसको कहते हैं दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, या ऐसे लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, इट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। बात समझ में आ गई? या B से डिनोट कर दें या कोई और मैट्रिक्स से B से डिनोट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिससे डिनोट कर दें। तो बट ये क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स को ओरिजिनल जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देन ये जो नई मैट्रिक्स आई है B हमारी, इट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। ये B का क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एडजॉइंट का, क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैं अब इस सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ। वो चीज़
हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। नाउ अब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है? एडजॉइंट of a square matrix A adjoint of a square matrix A is defined as transpose of its cofactor matrix। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए कैसे डिफाइंड होता है? उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसे यानी और एडजॉइंट ऑफ ए डिनोट होता है ए डी जे। ए डी जे ऑफ ए लिखा हुआ है मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, तो इट इज डिफाइंड एज, इसकी डिफिनेशन क्या है? ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। समझ में आया? किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स ए निकाला है। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे डिलीट कर दिया, अगर मुझे उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? तो देयरफॉर एडजॉइंट, अब इसी एग्जांपल में एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 6A - 10। तो ये पूरा मैं लिख के नहीं, मैं यहाँ थ्री जगह का मैं बार बार लिखना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो इस मैट्रिक्स यानी बी का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स मैंने बी रखा नाम है उसका ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लेके पूरा लिख देते हैं। यहाँ ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। 6A - 10, 1 - 2 - 6, सॉरी 6 8 - 10, 1 - 2 1, 1 - 2 1, और -5 - 6 7। बस रो और कॉलम को क्या कर देना? इंटरचेंज कर देना एक दूसरे से। तो ये उस मैट्रिक्स का क्या आ गया? एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब मैं आपको किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात कर लेता हूँ। इन्वर्स की बात हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो ये तो मुझे क्या मिल गया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल गया। अब देखिए, अब आपके लिए एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक रिजल्ट है या थ्योरम कह लो, इसको आप प्रूफ करेंगे। एग्जांपल लेके देख लेना कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने आर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मान लो यार आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यार आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है? रियल नंबर होता है। एक रियल नंबर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? केवल प्रिंसिपल डायगोनल पे 0, तो सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 बाकी सब 0 0। तो ये अगर एलिमेंट जाके मल्टीप्लाई हो तो प्रिंसिपल डायगोनल पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब एक रियल नंबर मिलेगा, उस ए का जो डिटर्मिनेंट हो वो रियल नंबर, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, इस रिजल्ट को वेरीफाई करिएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इट इज एक्सरसाइज लेफ्ट पार्ट। कैसे करेंगे? कोई भी 3 आर्डर की मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका एडजॉइंट निकालिएगा और फिर दोनों मैट्रिक्स को, जैसे मैंने यहाँ एडजॉइंट निकाला, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1
इसको आप करिए। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इसको आप कर लेंगे, इसी रिजल्ट से मैं आपको एक नया रिजल्ट बता देता हूँ। अगर आपने इसको वेरीफाई कर लिया, इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ आपको नहीं करा रहा हूँ, कभी सामने आप मिलेंगे तो प्रूफ आपको बताएंगे। अब इसका एक्सरसाइज अगर ये आपने कर दिया तो आप देखिए, आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होता है जब उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट A इंटू बी या B इंटू ए इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा तो उसको क्या कहते हैं, उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, पहले ही बताया था मैंने। और B को डिनोट करते हैं, जैसे B जो है A का इन्वर्स कहा जाएगा, तो B इज डिनोटेड बाई A इन्वर्स, ऐसा। तो इसमें भी आप देखिए, ये तो क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं इस रियल नंबर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर आपके पास ये थ्योरम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कब डिवाइड कर सकते हैं, किस रियल नंबर से, जिस रियल नंबर से डिवाइड करेंगे वो रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको, ऐसा हम तब कर सकते हैं, और इधर क्या बचेगा, केवल आइडेंटिटी बचेगी। ऐसा तब कर सकते हैं व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तभी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ डिवाइड करते हैं, नहीं तो यही मिलेगा, किसी मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एडजॉइंट मिलेगा। आप मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मिलेगा। अब अगर मान लीजिए आप क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दें, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, और इधर ये चीज़ जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, इसको एडजॉइंट ऑफ A के साथ कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा लगेगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये डिवाइड हम तब कर रहे हैं जब उस मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और इसके पहले एक डिफिनेशन भी बताइए कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसी को आप क्या बोलते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। तो ये एक्चुअली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है A जो है, ऐसा तब कर सकते हैं जब ये नॉन जीरो है, एंड इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कब किया जा सकता था, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अब इसी पूरे मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं, ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसी का नाम अगर हमने B रख दिया, तो ये चीज़ B है, ये भी B है, तो क्या मिला हमको, A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या मिला, आइडेंटिटी। और अभी भी बताया, ये पहले बताया गया है, जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स कहे जाते हैं। तो B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय B इक्वल टू A इन्वर्स। तो ये जो मैट्रिक्स B है, इट इज द इन्वर्स ऑफ A। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इन B जो मैट्रिक्स हमारी, ये जो B मैट्रिक्स है, ये A का इन्वर्स है। देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एक फार्मूला किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला भी मिलेगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, लेकिन कब निकाल सकते हैं ये आपको पता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इन्वर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट ऑफ A निकालें और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं रहेगा। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको A का क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। समझ में आया? तो मैंने इस वीडियो में आपको इन्वर्स निकालने का फार्मूला बताया है। अब इसके बाद आपका केवल 2 टॉपिक और बचता है कि एक तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँ इन्वर्स निकालने का, एक बड़ा सा क्वेश्चन 3 आर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालूँ, और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाना है। तो आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कल
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा उसको बताएंगे, और उसी में ही मैं आपको इन्वर्स भी निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय भी इन्वर्स निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर इन्वर्स निकालना और ये सीखेंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी शुरू होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।